सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों, मैं एशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन LIA का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक संदेश शेयर करना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने विचारों को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से शेयर करें। इस वीडियो पर अपना कमेंट दे करके अपने विचारों को सामने लाएं, जिससे कि आपके विचारों को आत्मसात करके अपने मिशन, अपने आंदोलन, अपनी सोच को प्रबलता दिया जा सके। साथियों, 1 अक्टूबर 2024 को आमूलचूल परिवर्तन हुआ भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर नीतिगत मैटर में, जिससे सीधा सीधा प्रभावित हुई संस्था, जिससे सीधा सीधा प्रभावित हुई अभिकर्ताओं की जिम्मेदारियां और सीधी सीधी प्रभावित हुआ पॉलिसी धारक। मैं आप सभी से अपील करूंगा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर चाहे आप किसी भी विंग के लोग हों, क्लास 1 के रूप में हो, क्लास 2 के रूप में हो, क्लास 3 के रूप में हो, अभिकर्ता के रूप में हो, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि इस वीडियो को बड़ी ही बारीकी से आप ध्यान दें, सुने और सुनने के पश्चात अपने विचारों को आप भी शेयर करें। आज बड़ी ही प्रबलता से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अगर नीतिगत मैटर में किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है, चाहे वो पॉलिसी होल्डर को लेकर के हो, चाहे वो अभिकर्ताओं को लेकर के हो, चाहे वो क्लास 1 का हो, क्लास 2 का हो या क्लास 3 का हो, सबसे बड़ा सवाल कि जिसके लिए नीतियां बनाई जाती है, क्या उसकी नीतियों में हिस्सेदारी होती है? अगर नहीं होती है तो ऐसा क्यों? जिसके लिए नीतियां बनाई जाती है उसको अगर पार्टिसिपेशन करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता है, उसके विचारों को भी नहीं सुना जाता है, तो बेहतर नीति कैसे बनेगी? यह बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। बंदरगाह के किनारे नीतियों को बैठ करके बनाना और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों और अपने विंग को उसमें पार्टिसिपेशन से रोक देना, ये कहीं से उनकी नीतियों में खोट प्रदर्शित करता है। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत मैं विशेष करके सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष महोदय से। आमूलचूल परिवर्तन करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसके उद्देश्यों को ही धत्ता बता दिया गया। बीमा का उद्देश्य, जिस समय राष्ट्रीयकरण भारतीय जीवन बीमा निगम का हुआ, उस समय पहला उद्देश्य था कि देश के प्रत्येक नागरिक को बीमा रूपी सुरक्षा कवच भारतीय जीवन बीमा निगम घर घर और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएगा। क्या इस संकल्प को हमने पूरा किया है? क्या इस बदलाव में यह संकल्प पूरा होता है? बीमा धन 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है और ऐसी पॉलिसियों में किया गया जो पॉलिसियां पॉपुलर पॉलिसियां हैं। 1 लाख की क्षमता रखने वाले छोटे छोटे हमारे मजदूर, छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे व्यवसाय करके जीवन यापन करने वाले लोग, छोटे छोटे अभिकर्ता अपने क्लब मेंबरशिप की मानक को छोटी छोटी पॉलिसियों को जोड़ करके पूरा करने वाले उन अभिकर्ताओं के हितों को, पॉलिसी धारकों के हितों को आपने सीधे सीधे नकार दिया। 2 लाख का सम एश्योर्ड करना, 2 लाख का बीमा करना, ये मिनिमम बीमा का जो मानक आपने निर्धारित किया, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसे उचित नहीं मानता। साथ ही अभिकर्ताओं के प्रथम वर्षीय कमीशन को घटा दिया। प्रथम वर्षीय कमीशन को आपने घटा दिया और
आपने अभ्यर्पण मूल्य बढ़ा दिया। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, अभ्यर्पण मूल्य को आपने बढ़ा दिया। किन परिस्थितियों में आपने बढ़ा दिया, हमें जरा सा भी शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन अभ्यर्पण मूल्य बढ़ाने की जगह आपने बोनस को बढ़ाने पर विचार क्यों नहीं किया, ये भी बहुत ही संदेहास्पद स्थिति होती है। इस मुद्दे पर भी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत होती है। आपने सरेंडर वैल्यू के फैक्टर के अंतर्गत पॉलिसी धारक के सरेंडर वैल्यू को बढ़ा दिया। मैं ये जानना चाहता हूं प्रबंधन से कि कल के दिन वो पॉलिसी धारक बड़ी पॉलिसी लेता है, पॉलिसी लेने के पूर्व जो अभिकर्ता बीमा व्यवसाय से जुड़ा है, न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने बार प्रयास करने पड़ते हैं। बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के अंतर्गत उसके तमाम ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी भरपाई वह प्रथम वर्षीय कमीशन से करता है। उस एक्सपेंसेस को करने के बाद जब वो पॉलिसी धारक हैंडसम अमाउंट अगर पाता है अभ्यर्पण मूल्य के रूप में, उसके बाद देखता है कि इनकम टैक्स रिबेट के रूप में जो हमें लाभ मिलता है, अगर ये दोनों जोड़ लेता है तो उस कंडीशन में पॉलिसी का सरेंडर करना कहीं से भी नुकसानदायक उसका नहीं होगा और वो सरेंडर करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। और जिस समय वो सरेंडर कर देगा तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या उस अभिकर्ता को रिन्यूअल कमीशन प्राप्त होगा उस पॉलिसी पर जो पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी? क्या जो सरेंडर पॉलिसी हो जाएगी उसे क्लब मेंबरशिप के मानक में क्या जोड़ लिया जाएगा, चाहे वो कमीशन का बेस हो और चाहे लाइफ का बेस हो? अगर नहीं तो कमीशन कम करके कितना बड़ा प्रहार किया गया अभिकर्ता के ऊपर, यह बेहद चिंतनीय विषय है। आपने प्रतिनिधियों से वार्ता करने का पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि प्रतिनिधियों से वार्ता करने में आपको हिचक क्यों होती है। प्रतिनिधियों को वार्ता से आप रोक कैसे देते हैं? फंडामेंटल राइट के अंतर्गत संविधान हमें अधिकार देता है अपने अभिव्यक्ति की, संविधान अधिकार देता है हम अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की। उस सुरक्षा से हमें वंचित कैसे कर सकते हैं? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। ये सवाल तो उठेगा। आगे मैं चलता हूँ जो और बदलाव आपने किया, और बदलाव की चर्चा से पूर्व मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो मानक निर्धारित किया 55 साल के जगह 50 साल, 50 साल का मानक निर्धारित करके आपने क्या संदेश देना चाहा? कि आप 50 साल की एज में जो एज घटा करके 55 साल से 50 साल आपने कर दिया, क्या इससे अभिकर्ता की पॉलिसी करनी आसान होगी? क्या इससे हम उन पॉलिसी धारकों को सुरक्षा देने में सफल होंगे जिनकी एज 51 साल हो गई, 52 साल हो गई, 53 और 54 साल हो गई? उन्हें हम अपने बेहतरीन प्लान से वंचित कर दिए। अगर हम वंचित कर देते हैं तो उस कंडीशन में जब हमारा बीमा उस पॉलिसी होल्डर का नहीं होता है तो उससे न अभिकर्ता का फायदा होगा, न किसी और विंग का फायदा होगा और न तो संस्था का फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी आपने परिवर्तन किया है वो अगर हम पूरी की पूरी चर्चा आपसे करना शुरू कर दें एक वीडियो के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है कि इतनी बातें सुनी जा सके। अब मैं सिर्फ अपने वेदना को व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन उन अभिकर्ताओं की वेदना को लेकर के आपसे सवाल करना चाहता है। एक अभिकर्ता जब अभिकरण का कार्य करता है, एमडीआरटी करता है, टीओटी करता है, सीओटी करता है, क्लब मेंबरशिप के मानक को पूरा करता है और पूरे अपने जीवन को समर्पित कर देता है, उसके द्वारा की गई पॉलिसियों पर एक तरफ आप सुरक्षा कवच में अपनी पूरी फौज को खड़ा कर देते हैं
क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 सभी को सुरक्षा कवच प्रदान कर देते हैं, वेतन से लेकर के, पेंशन से लेकर के और मृतक आश्रित को नौकरी देने तक अन्य सुविधाएं पूरी तरह से सुरक्षा कवच में ला करके उस कर्मी को खड़ा कर देती है, उन अधिकारी को खड़ा कर देती है। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये बेहतरीन व्यवस्था है, इसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरा आपसे है कि जो अभिकर्ता बीमा करके लाता है, उस बीमा को लाने में न तो वो तो जाड़े की परवाह करता है, न गर्मी की परवाह करता है, न तो कड़ाके की ठंड की परवाह करता है। विषम परिस्थितियों के कारण अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए वो व्यवसाय के अचीवमेंट पर ध्यान देता है और व्यवसाय करके लाता है, तो उसी व्यवसाय के आधार पर आपकी नीतियां डिसाइड होती है और नीतियों के अंतर्गत एक तरफ सुरक्षा दे दिया जाता है, सुरक्षा कवच दे दिया जाता है वेतनभोगियों को। बहुत अच्छी बात है, मुझे इसको लेकर के कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शिकायत यहाँ है कि कमीशन भोगियों को इससे वंचित क्यों किया जाता है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल के दिन किसी भी अभिकर्ता के साथ ट्रेजेडी हो जाती है और ऑन बेड वो अभिकर्ता हो जाता है, चाहे बीमारी की स्थिति हो, गंभीर बीमारी हो, एक्सीडेंट हो या किसी भी तरीके का कोई ऐसी आकस्मिक घटना होती है जिससे कि वो अपने कार्य को नहीं कर सकता है, साल 2 साल ऑन बेड हो जाता है। क्या ऑन बेड होने के बाद उसकी सारी लाइबिलिटियाँ कैसे पूरी होगी, इसका चिंतन हमारे संस्था को है, हमारे प्रबंधन को है। जिस अभिकर्ता ने खून पसीने से सींच करके इस वित्तीय संस्था को एशिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था बनाया, इस संस्था में काम करने वाले समस्त कड़ियों को संजोने का कार्य किया, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया, उन अभिकर्ताओं के लिए आपकी सोच क्या है? उन अभिकर्ताओं के लिए आपकी सोच यही है कि वो अभिकर्ता ऑन बेड हो जाता है, अगर प्रथम वर्षीय कमीशन जब वो काम नहीं करेगा नहीं मिलेगा, रिन्यूअल कमीशन अगर सर्विसिंग नहीं देगा तो उसे नहीं मिलेगा, दवा के खर्च, रोजमर्रा के खर्च, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई, अन्य खर्चों को लेकर के उसकी सारी जिम्मेदारियां सड़क पर आ जाती है। और आप उसे क्या देते हैं? उसे यही देते हैं आप कि क्लब मेंबरशिप के मानक को पूरा नहीं करता है, उसकी क्लब मेंबरशिप समाप्त कर दी जाती है, और एजेंसी के मानक को पूरा नहीं करता है तो उसकी एजेंसी समाप्त कर दी जाती है। क्या ये जस्टिस है? क्या यही न्याय है? इस अन्याय के खिलाफ अगर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस आवाज़ उठाता है, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अगर प्रबलता से ये सवाल करता है कि हमें उस सारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए जो कि एक वेतनभोगी कर्मचारी को मिलती है, तो इसमें गलत क्या? आज 16 जुलाई 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम को चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा है संगठन ने। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को इस चार्टर ऑफ डिमांड को सौंपते हुए अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण की बात किया है, वर्षों तक संघर्ष किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी जरूर है जो कि मानी गई है। 22 सूत्री चार्टर ऑफ डिमांड में 10 हमारे डिमांड ऐसे हैं जो कि आपने माना है, लेकिन अपने मर्जी के हिसाब से आपने माना है। उसमें कुछ शिकायत के साथ सारी बातें एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभिकर्ताओं की लाइफ को लेकर के ये संघर्ष जारी रहेगा। अभिकर्ताओं की अभी वेदना को लेकर के हम सभी संघर्ष कर ही रहे थे, तब तक आपने प्रहार कर दिया 1 अक्टूबर 2024 को। क्या अभिकर्ता संगठन ये नहीं जानता था कि जिस समय एफडीआई सरकार की नीतियों के अंतर्गत इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत आ गया, उस समय ही ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी तरह से सचेत हो गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर सरकार की नज़र बहुत अच्छी नहीं है।
अभी संभलने का मौका ही नहीं था, तब तक दूसरी मार आपने दिया सर्विस टैक्स का। सर्विस टैक्स को लेकर के, जीएसटी कर कानून को लेकर के अभी संघर्ष में संगठन था ही, तब तक आपने विनिवेश ला दिया। आखिर में मंशा क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर विनिवेश का मैटर, जीएसटी कर कानून का मैटर, सर्विस टैक्स का मैटर, एफडीआई का मैटर, मैं मानता हूं कि आपसे रिलेटेड नहीं है। यह लड़ाई हमारी सीधी भारत सरकार से है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, आंदोलन किया, संघर्ष किया, और संघर्ष की आवाज़ हम लोगों ने भारत सरकार तक पहुंचाया। एफडीआई एक्सेप्ट नहीं, सर्विस टैक्स एक्सेप्ट नहीं, जीएसटी इंश्योरेंस सेक्टर पर एक्सेप्ट नहीं, और विनिवेश इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन को एक्सेप्ट नहीं। आज बहुत ही गर्व की बात है, आज बहुत ही गर्व की बात है कि जीएसटी कर कानून को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन द्वारा सर्विस टैक्स के समय से 2013 से उठाई गई आवाज़ लगातार संघर्ष में रह करके संगठन ने पहुंचाया केंद्र सरकार तक, वित्त मंत्रालय तक। आज देश की आवाज़ है कि देश के अंदर चाहे विपक्ष का राजनेता हो और सत्ता पक्ष के राजनेता ने भी बड़ी ही प्रबलता से जीएसटी कर कानून को लेकर के आवाज़ उठाया। संगठन इसके लिए धन्यवाद देना चाहता है उन राजनेताओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं और चाहे विपक्ष के हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन द्वारा उठाई गई पॉलिसी धारकों की वेदना को उन्होंने समझा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संघर्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन को, एसोसिएशन का सदैव संस्था के हित में, पॉलिसी धारक के हित में, सभी कार्यरत कर्मियों एवं अधिकारियों के हित में सदैव चलेगा। हम इससे समझौता नहीं कर सकते। सरकार के उन नीतियों की मैं तारीफ करूंगा जिससे सभी के हितों को संरक्षित होना प्रदर्शित होगा। अगर सरकार के नीतियों से हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर प्रहार होता है, हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारकों के ऊपर प्रहार होता है या कर्मियों के ऊपर प्रहार होता है, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसकी निंदा करेगा और हमेशा इसके विरुद्ध संघर्ष में खड़ा रहेगा। मैं आज विशेष करके अभिकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर किया गया बदलाव कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है जो कि संस्था के हितों के रक्षार्थ, संस्था में कार्यरत लोगों के रक्षार्थ और विशेष करके अभिकर्ता और पॉलिसी होल्डर के हितों के रक्षार्थ हो। कारण कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अपना संदेश इसके विरुद्ध लिए गए निर्णय से अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को अवगत कराते हुए, IRDA के अध्यक्ष महोदय को अवगत कराते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदया को भी इस मैटर से, इस मामले से पूरी तरह से अवगत कराएगा। अब बड़ी ही प्रबलता से अपने पक्ष को रखेगा कि 1 अक्टूबर 2024 से किए गया भारतीय जीवन बीमा निगम का बदलाव, चाहे वो पॉलिसी धारक की किस्त बढ़ाने की बात हो, चाहे अभिकर्ताओं की कमीशन को कम करने की बात हो, चाहे पॉलिसी में टर्म कम करने की, पॉलिसी होल्डरों के टर्म कम करने की बात हो, चाहे सम एश्योर्ड के साथ साथ बीमा धन के साथ साथ अन्य भी बदलाव, कोई ऐसा नहीं है जो कि एक्सेप्टेबल हो। तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आपसे अपील करता है कि 15 अक्टूबर तक इस पर विचार करें, सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, हम सभी के वेदना को समझने का कार्य करें और हम सभी के आग्रह को सक्षम अधिकारी, चाहे वो IRDA से रिलेटेड हो, चाहे वित्त मंत्रालय से रिलेटेड हो,
हम सभी के पक्षों को उचित प्लेस पर पहुंचाते हुए और हम सभी के निवेदन पर ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें। अगर ऐसा नहीं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत, हम डेमोक्रेसी के अंतर्गत आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, और वह आंदोलन एक प्रबल आंदोलन होगा, एक प्रबल प्रतिकार होगा। इस प्रतिकार की आंच बहुत दूर तक जाएगी और बिना निर्णय लिए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का नेतृत्व पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि सभी के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर लिया है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने। अंततः मैं ये अपील करना चाहता हूँ, देश के अंदर जो भी अभिकर्ताओं का संगठन है, उन संगठन के प्रतिनिधियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि नेतृत्व की क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता, पहल करने की क्षमता है। आप इस नीतियों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के आए, हम एक साथ बैठते हैं, हम संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम अपील करते हैं सक्षम अधिकारियों से कि लिए गए निर्णय को वापस लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम मिल कर के संस्था के हितों में, संस्था में कार्यरत सभी के हितों में, और विशेष करके देश हित में, जो कि भारत की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो आर्थिक हिस्सेदारी में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबल स्थान है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी के हितों को संजोने के लिए आते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से के अंतर्गत अपनी आवाज़ को प्रबल करते हुए प्रबंधन को सोचने के लिए विवश करते हैं। साथ ही एक अपील मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि सभी के हितों के रक्षार्थ इस संघर्ष में हमें ये ध्यान रखना है कि संघर्ष जब भी आरंभ हो, पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। संविधान और कानून के दायरे में पूरी तरीके से प्रबलता से हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और न्यूसेंस क्रिएट कहीं से न होने पावे, सदैव हमेशा इसका ध्यान रखना है। न्यूसेंस क्रिएट होना किसी भी आंदोलन के लिए शुभ संकेत नहीं होता। आइए हम मिल करके संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत ही नहीं, भारतीय जीवन बीमा निगम के रक्षा के संकल्प को लेकर के, अभिकर्ताओं के हितों के संकल्प को लेकर के हम एक आवाज़, एक झंडे के तहत, एक प्रयास के तहत इनकलाब के साथ जुड़ते हैं। बैनर किसी का नहीं, हम सभी चलते हैं जस्टिस की मांग, इनकलाब की तरफ एक साथ चलते हैं, सबको लेकर के, और विधिक अधिकार के अंतर्गत पहल करते हुए अपने लड़ाई को जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा यहाँ कहीं किसी रूप में ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वहितों के अंतर्गत संघर्ष है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़े तो किसी एक बैनर नहीं, 5 बैनर है, 4 बैनर है, 2 बैनर है, 1 बैनर है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। एजेंडा सिर्फ एक रहेगा, वो एजेंडा रहेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2024 के लिए गए निर्णय को अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम वापस ले। इसके अलावा अन्य एजेंडे पर हम पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहता हूँ, इस अपील के साथ कि अपने विचारों को भी कमेंट के माध्यम से आप प्रदर्शित करें, वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करें।
जिससे कि हम उस निर्णय की तरफ आगे बढ़ सकें जो निर्णय की सर्वहित में बेहतर हो। इसी अपील के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।